नमस्कार। एक और जहां किसान आंदोलन के कारण देश का सियासी माहौल बेहद गर्म है, किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें भी केंद्र की सरकार को फटकार लगी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और जो ये किसान आंदोलन है इसने विपक्ष को सियासी संजीवनी देने का काम किया है, क्योंकि विपक्षी दलों की कोशिश लगातार इस मामले में मोदी सरकार को घेरने की है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और एक साल बचा है, अगले साल फरवरी में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने प्रदेश के अंदर अपने सियासी विस्तार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। आम आदमी पार्टी से लेकर ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो एक गठबंधन वो बना रहे हैं जिसमें कई राजनीतिक दलों को उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है, कुछ को कर रहे हैं। क्या ये दल मिलकर, ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं जिनका थोड़ा थोड़ा सियासी आधार उत्तर प्रदेश में है, ये मिलकर क्या योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए किसी तरह की चुनौती बन पाएंगे, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मेरी बात हो रही है। आज जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में के रायबरेली में उन पर इंक फेंकी गई। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मांगते हुए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसको आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया और सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान छेड़ दिया। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया पर ठीक ठाक पकड़ है और उन्होंने, आम आदमी पार्टी के पूरे संगठन ने और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने लगातार इस बीच उत्तर प्रदेश के स्कूलों की क्या हालात हैं उसको लाने का काम किया है सोशल मीडिया पर। और इससे खलबली उत्तर प्रदेश में जरूर है, क्योंकि कई जगह स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं होने की तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है। एक और आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। दिल्ली में उसने लगातार चुनावी जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपने सियासी दमखम, सियासी सूझबूझ होने का उसके नेताओं में इसका परिचय दिया है। तो वहीं भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से ओम प्रकाश राजभर, जो पहले कैबिनेट मंत्री थे योगी आदित्यनाथ सरकार में, वो भी सियासी विस्तार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से कुछ दिन पहले ही मुलाकात की भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के भी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसलों पर लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश और इसके बाहर भी एक प्रमुख युवा दलित नेता के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। आजाद कह चुके हैं कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी सिलसिले में उनकी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई है। समझना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर हो या चंद्रशेखर रावण हो या बाबू सिंह कुशवाहा हो, और भी कई दल इसमें शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के भी संजय सिंह जो प्रभारी है, राज्यसभा के मेंबर है, उनकी मुलाकात हो चुकी है ओम प्रकाश राजभर से। अगर कोई ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बनता है तो क्या ये योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए चुनौती बन पाएगा? क्या ये सपा और बसपा को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा? सीधा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर इसमें शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह मुस्लिम मतों की गोलबंदी उन्होंने की है, या ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़े रहे, इससे पता चलता है कि ओवैसी का मुस्लिम मतों में, मुस्लिम मतदाताओं में अच्छा आधार है, पकड़ है। तो जब से वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है तो तमाम तरह की सियासी बातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और अगर वो भागीदारी संकल्प मोर्चा में आते हैं तो यहां ओम प्रकाश राजभर, जो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो दलितों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं मुख्य रूप से, वो असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा और भी जो तमाम उसमें बाकी राजनीतिक दल शामिल हैं, क्या ये दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसका एक समीकरण बनाकर उत्तर प्रदेश में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि ये जो दलित, पिछड़ा
या दलित या अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार भी और जो विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक माहौल को गरमाया हुआ है और कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में तमाम हिंदू संगठन करोड़ों करोड़ों घरों से, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बाहर भी तमाम करोड़ों घरों से संपर्क करेंगे, मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह इकट्ठा करेंगे और इस बहाने एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, ये चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का कार्ड काम करेगा? योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ेगी, या जो ये तमाम विपक्षी दल हैं, इसमें अभी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का नाम लेना बाकी है, ये दोनों प्रमुख विपक्षी दल हैं, लेकिन सियासी सक्रियता इनकी उतनी नहीं दिखाई देती है। हालांकि अखिलेश यादव अभी बीच में विरोध करने निकले और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा भागीदारी संकल्प मोर्चा से शिवपाल यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्हें जानते हैं, चिर परिचित चेहरा है प्रदेश के अंदर लोग। तो ये जो एक मोर्चा बन रहा है, ये क्या पिछड़ा मुस्लिम और दलित वोटों को में सेध लगा पाएगा, और क्या इसका नुकसान मायावती को होगा? क्योंकि मायावती कई बार चंद्रशेखर आजाद से नाराजगी जता चुकी हैं और इससे ये लगता है कि मायावती को इस बात का डर है कि ये उभरते युवा नेता उनके दलित मतों में सेध लगा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस वो ओवैसी को आरएसएस की बी टीम बताती है। कांग्रेस का भी कहना है, आरजेडी का भी यही कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने मुस्लिम मतों में सेध लगाकर बीजेपी की राह को आसान करने का काम किया। और हमने, अगर आप चुनावी विश्लेषण को देखेंगे, चुनावी नतीजों को देखेंगे, तो सीमांचल के इलाके में बीजेपी को बढ़त दिखाई दी, जेडीयू को नुकसान हुआ और वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 विधायक उनके पाले में आए। तो इससे पता चलता है कि अगर ओवैसी जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं, चाहे आप ग्रेटर हैदराबाद का भी चुनाव देखेंगे, तो वहां पर ओवैसी का वोट बैंक, ओवैसी के मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़े रहे। नुकसान टीआरएस को हुआ और बीजेपी ने सारा हमला ओवैसी के खिलाफ बोला। इससे हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ और टीआरएस के पाले से छिटक कर हिंदू मतदाता बीजेपी के पास आए और उसका प्रदर्शन ग्रेटर हैदराबाद में पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत अच्छा रहा, अच्छी खासी संख्या में उसने सीटें बढ़ाई। तो उसके बाद जब ओवैसी ने दम भरा है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, इसमें आम आदमी पार्टी और ये ओवैसी और ये तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये क्या मोर्चा उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर पाएगा? क्या ये मोर्चा जिसमें दलितों का भी नेतृत्व है, पिछड़ों का भी नेतृत्व है, अति पिछड़ों का भी नेतृत्व है और इसमें मुस्लिम नेताओं का भी नेतृत्व है, तो इनकी कयादत वाला ये गठबंधन क्या योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? क्या ये समाजवादी पार्टी के पिछड़ा जो उसका आधार है तो उसमें सेध लगाएगा, या ये मायावती के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? इस पर ही आजकल उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है। और इस बीच, जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में स्कूल्स हैं जो या हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनकी तस्वीरें डालना शुरू किया है। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर माहौल बेहद गर्म है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातियों की राजनीति भी होती है और जातियां भी बहुत सारी हैं, उन जातियों के बीच में सियासत करना, जातियों की दलदली राजनीति के बीच में सियासत करना बेहद मुश्किल काम है। और ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन आपका चरम पर है, अभी असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें असम और बंगाल पर पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई हुई है। असम में उसकी सरकार है, जबकि बंगाल में वो अपनी सरकार बनाने का सियासी ख्वाब देखती है। तो ऐसे वक्त में इस किसान आंदोलन का असर क्या इन राज्यों में कहीं पड़ेगा? क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की भी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को किसान आंदोलन के मसले पर घेरा जाए। तो अगर किसान आंदोलन का असर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ता है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को आगे संजीवनी मिलेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी असम में फिर से आने में
कामयाब रहती है, केरल में अच्छा प्रदर्शन कर जाती है और या बंगाल में वो सरकार बना लेती है, तो निश्चित रूप से उसकी उत्तर प्रदेश की राह आसान होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी उत्तर प्रदेश की राह मुश्किल हो सकती है। बात अगर आप करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अब कोई बड़ा जोड़ीदार मिलना मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, तो इसका मतलब कांग्रेस उनके साथ फिट नहीं हो पाएगी। तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ तो है ही, और भी वो कुछ छोटे दलों के साथ मिलेंगे, और शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं उनके साथ उनका गठबंधन होना लगभग मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन सियासत में अगले ही पल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो अति पिछड़ों, मुस्लिमों, दलितों का एक गठबंधन बनाने की जो कोशिश है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर बेहद सतर्क है और संगठन के स्तर पर काम कर रही है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई लगातार मतदाताओं के बीच में जाने का काम कर रही है और उसको सोशल मीडिया पर उस ढंग से प्रचारित भी करती है, जो कि आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। तो उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है वो 2024 के चुनाव की इबारत लिखेगा, और 2022 का ये चुनाव पंजाब में भी होगा, 2022 का ये चुनाव उत्तराखंड में भी होगा, और 2022 का ये चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी होगा। और इन राज्यों में चुनावी फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोड मैप तैयार करेगी। असम से, बंगाल से यहां उसको बेहतर प्रदर्शन करना है, असम में वापस आने की कोशिश करेगी, बंगाल में वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वो अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसे में देखना होगा कि किसान आंदोलन ने विपक्ष को जिस तरह से एक मौका दिया है मोदी सरकार को घेरने का, क्या वास्तव में किसान आंदोलन से किसी तरह का क्या कोई राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? और अगर इन राज्यों के चुनाव नतीजे कहीं कुछ गड़बड़ाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सियासी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी होगी। और देख, ये जो साल है 2021, इस 2021 में आम आदमी पार्टी किस तरह अपना सियासी विस्तार करती है, ओम प्रकाश राजभर हो या चंद्रशेखर रावण हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या अखिलेश यादव हो या मायावती हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह हो या जयंत चौधरी हो, ये लोग किस तरह अपने सियासी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये विपक्ष में है, इनका काम है जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ पाते हैं, यानी ये देखने वाली बात होगी। हाथरस वाले मामले के बाद से विपक्ष ने थोड़ा बहुत ताकत दिखाई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की इसमें भी सक्रियता लगभग शून्य के आसपास दिखाई दी। तो ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा 2022 का वो बेहद अहम होगा, और उस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी का, योगी आदित्यनाथ सरकार का, खुद योगी आदित्यनाथ का पूरा जोर रहेगा। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में बन रही सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस कितना जोर लगा पाती है, और क्या बसपा और सपा ये लोग भी, ये राजनीतिक दल भी अपना जोर लगाकर मुश्किल खड़ी कर पाते हैं या नहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए। इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी और समय समय पर इसका चुनावी विश्लेषण भी सत्य हिंदी पर आपको देखने को मिलेगा। सत्य हिंदी में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।